We are continuing with the module on radiation damage and effects. तो ये हमारा 5वां लेक्चर है और जिन चीज़ों को इसमें आज हम देखेंगे वो है रेडिएशन अनील हार्डनिंग। रेडिएशन अनील हार्डनिंग इन टर्म से आप अलग अलग वाकिफ हैं, मिलके इनके क्या मायने होते हैं। रेडिएशन से मतलब वो मटेरियल जो इरेडिएटेड हो, रेडिएशन वो जो इनकमिंग हाई एनर्जी पार्टिकल्स वो रेडिएशन है, और जो मटेरियल एक्सपोज हुआ हो इन रेडिएशंस को उसको कहते हैं इरेडिएटेड मटेरियल। तो उसको अगर हम अनील करें, अनील का मतलब ये है कि उसमें कुछ अर्से इस्तेमाल हुआ हो और रेडिएशंस ने डिफेक्ट उसमें क्रिएट कर दिए। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे थोड़ा उसको ले जाएं तो ये डिफेक्ट्स जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं काफ़ी। यहाँ तक तो क्लियर था। अब हार्डनिंग, तो हार्डनिंग का मतलब ये कि अनीलिंग प्रोसेस के दौरान बजाय इसके कि वो सॉफ्ट हो वो पहले हार्ड होना शुरू कर देते। तो ये फिनोमेना हम देखेंगे, रेडिएशन एम्ब्रिटलमेंट। ये शायद मोरलेस फेमिलियर है आपको। हम आपका सवाल भी था कि रियल मटेरियल्स में क्या होता है, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे आज। सबसे वो मटेरियल्स का जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे इफ़ेक्ट डालते हैं, परफॉर्मेंस की पे इफ़ेक्ट डालते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। और वो कौन सा है? वो है रिएक्टर प्रेशर वेसल। उसकी अनीलिंग कैसे होती है, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। रिलेटिवली एक शॉर्टर लेक्चर होगा आज, इसके बाद एक शॉर्ट लेक्चर और है और ये मॉड्यूल कंक्लूड हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद रेडिएशन अनील हार्डनिंग। पहले इस फिगर को समझ लें कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अनीलिंग टेम्परेचर प्लॉट किया। आपको ये तो पता ही है कि हीट ट्रीटमेंट्स में दो पैरामीटर हमारे कंट्रोल में होते हैं, एक टेम्परेचर और एक टाइम। अक्सर आप देखेंगे कि जो हीट ट्रीटमेंट्स हैं वो उनका डाटा अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट होता है, टाइम रिलेटिवली कम, बल्कि काफ़ी कम। टाइम मेंशन कर देते हैं कि टाइम 2 आवर्स फॉर एग्जांपल, अनीलिंग टाइम इज 2 आवर्स। ये भी कर सकते थे कि अनीलिंग टेम्परेचर फिक्स कर देते और यहाँ दे देते टाइम पे प्लॉट कर देते, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये एक अच्छा सवाल है। तो अगर आपने थोड़ा गौर किया कि क्यों होता है, क्यों हम टाइम को प्लॉट नहीं करते, तो जवाब पे चलते हैं कि ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके होने के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्टिवेशन एनर्जी, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ए फैक्टर विच इज RT माइनस के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में जो रेट है वो जिस फैक्टर के प्रोपोर्शनल है उसमें टेम्परेचर कहाँ आ रहा है? एक्सपोनेंट पे आ रहा है। तो टेम्परेचर का चेंज जो है वो रेट में एक्सपोनेंशियल चेंज डालता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर 5-10 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा फिनोमेना, लेकिन अगर 5-10 मिनट या सेकंड टाइम में चेंज कर दूंगा तो इतना चेंज फर्क पड़ना ही नहीं। ठीक, वो जो शॉप फ्लोर पे ही ट्रीटमेंट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसने टेम्परेचर सेटिंग फर्नेस की थोड़ी सी ऑफ कर दी या हो गई, ये कैलिब्रेट नहीं हुई, तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहा होगा, रिजल्ट कुछ आएगा। लेकिन अगर टाइम उसने फिक्स किया है कि मैंने 180 मिनट करना है और गलती से वो 10-15 मिनट लेट हो गया, ये जल्दी निकाल लिया, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्योंकि रेट प्रोपोर्शनल है और ये एक्सपोनेंशियल है। आमतौर से फिनोमेना टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट किए जाते हैं ताकि जो चेंजेस आने हैं वो नज़र आ जाएं क्विकली। जो लॉन्ग
इन्हीं पैरामीटर्स की काफ़ी तब्दीली से चेंज आ रही है। तो ये टिपिकल चीज़ है, सिर्फ इस केस में नहीं, टिपिकल चीज़ है कि टेम्परेचर के अगेंस्ट हम कोई प्रॉपर्टी प्लॉट कर रहे होते हैं हीट ट्रीटमेंट। यहाँ पर लोअर यील्ड स्ट्रेस लिखा हुआ है, लोअर यील्ड। रिकॉल कीजिए कि लोअर और हायर यील्ड क्या होती है। हमने एज स्ट्रेन एजिंग में पढ़ा था, स्ट्रेन एजिंग में ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं स्ट्रेन आती है। तो शुरू में हम एक हायर यील्ड की तरफ जाते हैं और जब डिस्लोकेशन मूव करती है, शुरू कर देती है, तो शुरू करने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रखनी होती है। एक दफ़ा हिल जाए डिस्लोकेशन, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं रखनी। क्यों होता है? इसलिए कि डिस्लोकेशंस को डिफेक्ट्स ने पकड़ा हुआ होता है। वो छोड़ दे एक दफ़ा, फिर डिस्लोकेशन कम स्ट्रेस पे भी चलने लगती है। तो ये लोअर यील्ड वो जिस पे के डिस्लोकेशंस चल रही हैं। यील्ड ऑब्वियसली वो है, डिस्लोकेशन मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल में चेंज आ रहा है, प्लास्टिक चेंज आ रहा है, डिस्लोकेशंस का जंगल जो बना था वो ख़त्म हो रहा है, सिस्टम अपनी लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया? बाकी चीज़ें क्या है, ये डोज है कि जो मेरे पास न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं उनका उनका फ्लुएंस क्या है, बल्कि फ्लक्स क्या है, यहाँ पे फ्लक्स लिखा हुआ है। और अगर मैं ये बता दूं कि फर्ज करें कि ये इस फ्लक्स पे ये मटेरियल रिएक्टर में 10 साल रहा, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, मैं फ्लुएंस निकाल लूँगा। ये चीज़ क्या बता रही है, ये बता रही है कि उनका एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या है। और ये दोनों सारी चीज़ें मिलके फ्लक्स, फ्लुएंस और एनर्जी मिलके क्या देगा, डीपीए, डिस्प्लेसमेंट्स पर एटम के न्यूट्रॉन्स की वजह से मुझे डैमेज क्या हो रहा है, ये उसका एक मेजर है डीपीए। तो ये चीज़ें मुझे ये बता रही हैं कि मटेरियल कितना डिफेक्टिव था जबकि मैंने उसकी अनिलिंग की। अनिलिंग टाइम बात कर चुके, ये मटेरियल है, नायोबियम मटेरियल है जिसमें 35 वॉल्यूम वेट पार्ट्स पर मिलियन कार्बन है, पार्ट्स पर मिलियन में कार्बन है, ठीक है ना। 41 पार्ट्स पर मिलियन में ऑक्सीजन है और 5 पार्ट्स पर मिलियन में नाइट्रोजन है। तीनों एटम छोटे छोटे एटम। मटेरियल नायोबियम। सवाल होगा आपका कि जी नायोबियम का कहाँ इस्तेमाल है न्यूक्लियर में? तो नायोबियम उन मटेरियल्स में है जो अपकमिंग मटेरियल्स हैं, जो फ्यूचरिस्टिक मटेरियल्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स हैं। स्ट्रेटेजिक मटेरियल वो होते हैं कि जिनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, अवेलेबल उतने नहीं होते जितनी ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेटेजिक बन जाते हैं। और स्ट्रेटेजी क्या है इसकी कि ये हाई टेम्परेचर मटेरियल, सही, ये खुद भी इस्तेमाल होता है और ये एज अलाइंग एलिमेंट सुपर एलॉयज में भी इस्तेमाल होता है और ये स्टील्स में भी इस्तेमाल होता है, स्पेशल स्टील्स में। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं कर्व क्या कह रहा है। तो ये पॉइंट्स हमें एक्चुअल डाटा बता रहे हैं, पॉइंट्स एक्चुअल डाटा बता रहे हैं और ये लाइन जो है उसका एक बेस्ट फिट समझ लीजिए। ठीक, तो ये बता रहा है ये है कि जब मैंने, अगर मैं इसको 2 घंटे के लिए 100 डिग्री पे रखूं तो सूरत हाल में कोई चेंज नहीं होता, 150 डिग्री पे रखूं तब भी नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर इसकी बजाय अनिलिंग हो, इसकी हार्डनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। छोटी सी एक पीक आती है, प्रोमिनेंट पीक है, कई पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से शुरू हुई है? तकरीबन 120 या 150 से 150 से 180 तक। ठीक, पीक आई है, उसके बाद फिर ये नरमी आई हालात में, कुछ यहाँ से नरमी आनी शुरू हुई, फिर एक और पीक आ गई, ठीक है ना, एक और पीक आ गई। यहाँ भी कई डाटा पॉइंट्स हैं हमारे पास, और फिर एक कंटिन्यूस नरमी आ रही है हालात के साथ, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ। अनीलिंग अब इसकी हो रही है, अब इसकी नीचे अनीलिंग शुरू। तो अनील होने से पहले, सॉफ्ट होने से पहले, डिफेक्ट खत्म होने से पहले इसमें हार्डनिंग आई है। ठीक, और नायोबियम एलॉयज में इस फिनोमेना को, बल्कि नायोबियम ही नहीं, नायोबियम BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, कई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एलॉयज में इस फिनोमेना को देखा गया है। पढ़ लेते हैं जो कुछ अभी डिस्कस हुआ था। अनीलिंग ऑफ इरेडिएटेड जो पे जिसके ऊपर रेडिएशन गुजर चुकी हो, BCC मेटल्स। BCC एक तो नायोबियम है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनम है,
और सबसे बढ़कर कौन सा है? हमारा फेरेटिक स्टील्स हैं। फेरेटिक स्टील्स बीसीसी मेटल्स में एग्जिबिट हार्डनेस पीक्स, ये पीक्स बिफोर रिकवरी। रिकवरी कि जब डिसलोकेशंस जो हैं, जो डिफेक्ट रेडिएशन ने क्रिएट किए थे, वो अपने आप को किस पोजीशन में लाना शुरू कर दें, वो स्ट्रेसेस को मटेरियल से कम करना शुरू करते हैं, रिकवर होना शुरू हो जाए फ्रॉम स्ट्रेसेस। जैसा ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पहली पीक इस रेंज में थी तकरीबन 120 से 180 के दरमियान। ये किस वजह से थी? ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ सम एटम्स, सम डिफेक्ट क्लस्टर्स टर्म इस्तेमाल हुई है। सिर्फ ये डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है, डिफेक्ट क्लस्टर्स। आप याद करें डिफेक्ट क्लस्टर क्या था? हमने गालिबन दूसरे लेक्चर में या दूसरे में गालिबन पढ़े थे कि डिफेक्ट जब इतने ज़्यादा जनरेट होते हैं तो वो तन्हाई में ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो जोड़ियाँ बना लेते हैं, वो जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है ना, वो जुड़ जाते हैं। हमने कौन से डिफेक्ट पढ़े थे? हमने सेल्फ इंटरस्टिशियल पढ़े थे। ये वाले डिफेक्ट क्लस्टर्स कौन से हैं? ये इम्प्योरिटी एटम्स के। स्ट्रक्चर किसका है? नाइओबियम का। डिफेक्ट किसके बन रहे हैं? ऑक्सीजन के बन रहे हैं। किसके साथ बन रहे हैं? वैकेंसीज के साथ बन सकते हैं, खुद आपस में बन सकते हैं। ठीक, तो डिफेक्ट क्लस्टर्स ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये पीक है। और सेकंड पीक जो हायर टेम्परेचर पे आई है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ कार्बन। ये कार्बन जो है वो अब हिलने शुरू हुई है। ये कार्बन को इतनी एनर्जी मिल गई है। ये तो डिफेक्ट क्लस्टर पहले से मौजूद थे ना, ये तो पहले से मौजूद थे। कहाँ से मौजूद थे? ये जब रेडिएशन हुई थी तो उसी वक्त ये बन गए थे। और अब ये कार्बन ने हिलकर अपनी पीक बनाई है। कार्बन के पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो, ठीक, क्लियर है? कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। जो डिफेक्ट क्लस्टर्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफेक्ट क्लस्टर्स भी कब कहते हैं? जब ये कोई एक दो ना हो बल्कि दो दो की कई जोड़ियां हो जाएं। हमने ये भी पढ़ा थे, कॉम्प्लेक्सेस भी बन जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कि फर्ज करें क्लस्टर तो बना है सेल्फ इंटरस्टिशियल का, ये क्लस्टर बना है वैकेंसीज का। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या है कि वैकेंसीज के साथ इम्प्योरिटी एटम्स भी आने शुरू हो गए। ठीक, और कॉम्प्लेक्सेस में क्या है? सेल्फ इंटरस्टिशियल और वैकेंसीज का कॉम्प्लेक्स बन गया। ये सब हम पढ़ चुके हैं। किसके? ऑफ इंटरस्टिशियल विद इम्प्योरिटी, इंटरस्टिशियल और इम्प्योरिटी के साथ। दे इनहैंस द ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट किसमें बन जाते हैं? इन डिसलोकेशन मूवमेंट। ये फिनोमेना आपको पता है, जब हमने स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म पढ़ी थी कि अगर डिसलोकेशन की मूवमेंट में कोई चीज़ रुकावट बने तो वो क्या करती है? वो यील्ड स्ट्रेस को बढ़ा देती है। ठीक है ना, सारी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म यही करती है। तो phenomena is observed in moly, vanadium, ferroalloys containing interstitial impurities। तो सारी की सारी इसमें यहाँ मौजूद है। इसको बाकायदा ये डिटेल में स्टडी हुई है इन चीज़ों की। नॉट ऑब्जर्व्ड इन FCC मेटल्स एंड एलॉय। ठीक हो गया? क्लियर है ये? तो रेडिएशन एम्ब्रिटलमेंट। एम्ब्रिटलमेंट याद है क्या है? एम्ब्रिटलमेंट क्या है? कि मटेरियल बिस्कुट की तरह टूट जाए। ये ट्रांजिशन होती है, इसको क्या कहते हैं? डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन। जब एक चीज आराम से खिंच रही हो, डक्टिलिटी उसके अंदर हो, लेकिन फिर क्या हो कि कोई ऐसी हरकत हो कि वो डक्टाइल से ब्रिटल बन जाए। ये कब बन जाता है? बहुत से मटेरियल होते हैं जो बेसिकली डक्टाइल होते हैं लेकिन ब्रिटल बन जाते हैं। कब बनते हैं? याद है? टेम्परेचर कम कर दें तो बन जाएंगे। सही है ना? और हमारे केस में रेडिएशन भी यही काम करती है। तो इससे पहले कि आगे जाएं, ये कुछ चीज़ें एक दफ़ा रिकॉल कर लें। क्या कर लें? ये इज अ क्रिटिकल डिजाइन पैरामीटर फॉर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। तो एक तो पहले रेलेवेंसी देख लें न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में लोड बेयर बहुत सी चीज़ें कर रही होती हैं। ठीक है ना? जो उसका वेसल है, प्रेशर वेसल जिसको कहते हैं, जिसके अंदर सारा माल है, सारा पानी जमा है, सारी हर चीज़ उसके अंदर है। उसके अंदर फ्यूल रॉड्स हैं, उसके अंदर कंट्रोल रॉड्स हैं, कूलिंग पाइप्स हैं, कूलिंग मीडिया है, बाकी सेंसर्स हैं। तो
ये हमारा है रिएक्टिव प्रेशर वेसल। हमने क्यों रिएक्टिव प्रेशर वेसल को डिस्कस की कर रहे हैं हम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका हम जवाब अभी देखेंगे। लेकिन ये अलग कलर में बताने का मतलब ये है कि ये चीज़ आप भूलें नहीं कि रिएक्टिव प्रेशर वेसल एक ऐसा ऐसा कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है जो लोड बेयरिंग है। ऐसे कंपोनेंट्स में डक्टिलिटी इज ए क्रिटिकल डिजाइन पैरामीटर। क्यों है डक्टिलिटी, हम पढ़ चुके हैं, एक दफा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि अगर मटेरियल में आप लोड डाल रहे हैं, ठीक है ना, आपने मटेरियल में स्ट्रेस डाली, तो क्या होगा, मटेरियल के अंदर स्ट्रेन, और ये कौन सी स्ट्रेन है, ये इलास्टिक है, इलास्टिक स्ट्रेन है, डिस्लोकेशन नहीं हिल रही। जैसे ही आप इलास्टिसिटी से खत्म है, मटेरियल खड़ाक से बिस्कुट की तरह टूट गया, ठीक है। जैसे ही हमारी इलास्टिक लिगमेंट खत्म हुई, इलास्टिसिटी मटेरियल में कुछ नहीं है। ये कौन सा मटेरियल है, ये ब्रिटल मटेरियल। तो दूसरे लफ्जों में जरा सा भी मैं इसकी यील्ड से ऊपर जाऊंगा, यील्ड स्ट्रेस से, तो मटेरियल फौरन टूट जाएगा, मटेरियल बिस्कुट की तरह टूट जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारा मटेरियल जो प्रेशर वेसल का है, फर्स्ट कीजिए स्टील है, रेडिएशन से वो क्या बन गया, वो ब्रिटल बन गया। जब उसमें ब्रिटलनेस आ गई है तो अब क्या हो, वो कि एक बिस्कुट की तरह टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम नहीं चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि जब हम उस पर लोड या स्ट्रेस लगा रहे हैं, ये लगाई ना स्ट्रेस, अब यील्ड से हमने क्रॉस किया, जब यील्ड से क्रॉस किया है तो क्या हुआ है, मटेरियल प्लास्टिकली फ्लो हुआ है। क्यों हुआ है, इसलिए डक्टाइल है। अब दूसरा अंजाम क्या हुआ है, अंजाम ये हुआ है कि अब इतना लोड जब मैंने लिया और ये डिफॉर्म हुआ, तो इस डिफॉर्मेशन ने उस वो लोड को हजम कर गई, वो डेफॉर्मेशन मेरे लोड को खा गई, एब्जॉर्ब कर गई, प्लास्टिक डेफॉर्मेशन में। क्या मतलब कहने का, कहने का मतलब ये है कि अब मैं अगर इसको मजीद लोड और बढ़ाऊंगा तो फिर मटेरियल डिफॉर्म होगा, वरना ये टूटेगा नहीं। और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, और प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा, इसने मजीद जो मैंने एक सीट किया था इलास्टिक लिमिट को, इसने वो लोड भी बेयर कर लिया। क्यों बेयर कर लिया, ये थोड़ा सा प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया। तो डक्टिलिटी क्या कर रही है, मेरा जो नाजायज लोड है इसके ऊपर लगा रहा हूँ मैं, उसको एब्जॉर्ब कर रही है डक्टिलिटी। और ये करती, जितना डक्टाइल होगा उतने ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। दिस इज डक्टिलिटी इज अ वेरी क्रिटिकल डिजाइन पैरामीटर। ठीक, क्लियर है। होता क्या है, अब रेडिएशन हार्डनिंग या रेडिएशन जो डैमेज है, डैमेज की वजह से हार्डनिंग लीड्स टू एम्ब्रिटलमेंट। एम्ब्रिटल, ठीक, एक अनइरेडिएटेड मटेरियल है, वो मेरे पास डक्टाइल है। जैसे जैसे मैं उसको ठंडा करता जा रहा हूँ, उसकी डक्टिलिटी बरकरार है, अब थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हुई, थोड़ी कम हो रही है, फिर एक तेजी से कम होनी शुरू हुई, एक स्टेज पे आके बिल्कुल नीचे बैठ गई, इतनी हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ मैं कहूँगा कि इसका ये, फॉर एग्जांपल इस टेम्परेचर को मैं कह दूंगा, ये डिफाइन कर दूं, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है, और ये ट्रांजिएंट इसकी स्टेज है, इसके दौरान टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक, ये अनइरेडिएटेड मटेरियल। इरेडिएशन क्या कर रही है, इरेडिएशन ने कई काम किए। पहला काम तो ये क्या, इसको जो अपर शेल्फ कहते हैं, इसको, ये अपर शेल्फ है और ये नीचे वाला लोअर शेल्फ। किस चीज़ का लोअर शेल्फ, एनर्जी एब्सॉर्ब करने का। अपर शेल्फ हुए जहाँ वो डक्टाइल है, लोअर शेल्फ हुए जहाँ वो ब्रिटल है। अपर शेल्फ मेरा कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ नीचे आ गया। चेंज इन अपर शेल्फ एनर्जी, रेडिएशन ने ये किया है कि जब वो बेशक डक्टाइल भी था, तब भी एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब कर रहा था वो बहुत कम। ये रेडिएशन डैमेज ने नुकसान पहुंचाया है। अगली चीज क्या की है कि जो मेरी ट्रांजिशन यहाँ पर, फर्ज करें कि ये 100 डिग्री है, -100 है, तो क्या ये -70 के करीब है ना, ये -75 समझ लें, तो -75 के करीब मेरी डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन हुई। अब कहाँ हो रही है, अब ये हो रही है, अरे सॉरी ये 0 है ना, ये तो हाँ -50 पे हो रही है, यहाँ +50 पे शुरू हो गई, ये +50 पे रूम टेम्परेचर से भी ऊपर इसकी आ गई है, डेंजरस। ठीक, तीसरी चीज क्या हुई है कि जो एक छोटा सा इसका एक ड्यूरेशन थी ट्रांजिशन की,
कि फर्ज करें यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो गई, अब वो ट्रांजिशन फैल गई। स्लोप इसका देखें, ये स्लोप शार्प है, ये स्लोप इतना स्टीप नहीं रहा। तो रेडिएशन ने ये सारे नुकसान पहुंचाए और हम, ये है एम्ब्रिटलमेंट, ये चेंजेस इज एम्ब्रिटलमेंट। पहली चीज, इंक्रीज डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर, कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से यहाँ पर आ गया। डिक्रीज इन अपर शेल्फ एनर्जी, यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई। डिक्रीज इन स्लोप, ये आपको क्लियर है, डिक्रीज इन स्लोप, ठीक है। तो ये चीज है, इसको हम कहते हैं डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन, सही जी। लेट अस कम टू रिएक्टर प्रेशर वेसल। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो नए रिएक्टर्स बन रहे हैं उनमें रिएक्टर प्रेशर वेसल एक 2 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होता है। ह्यूज कंस्ट्रक्शन होती है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स। बड़े क्यों हैं, ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो। इतने बड़े पावर, इतने बड़े बड़े रिएक्टर प्रेशर वेसल्स को फोर्ज करके बनाना, दुनिया में 2-3 ही मुल्क हैं जिनके पास इतने बड़े फोर्जिंग फैसिलिटीज हैं, ठीक। तो अगर, और जो इसकी लाइफ है वो रिएक्टर की लाइफ है। लाइफ लिमिटिंग कंपोनेंट ऑफ रिएक्टर्स whose replacement during operational life is cost prohibitive। इस टर्म को अभी समझते हैं, पहले ये देख लें। लिमिटिंग, लाइफ लिमिटिंग कंपोनेंट, जो ये डिसाइड करता है कि आपके रिएक्टर की लाइफ। फ्यूल रॉड लाइफ डिफाइन करेगा, नहीं करेगा। साल 2 साल बाद पुराना निकाले, नया डाल दें, रिएक्टर चलता रहेगा। कंट्रोल रॉड्स भी, कूलिंग पाइप से रिप्लेस कर सकते हैं आप, डिटैचेबल हो सकते हैं। तो बाकी जो बाहर का सिस्टम है हॉट एरिया से, वो तो वैसे ही रिप्लेस हो सकती है, रिपेयर हो सकती है। तो इसकी रिप्लेसमेंट जो है ड्यूरिंग ऑपरेशनल लाइफ, वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव। कॉस्ट प्रोहिबिटिव का मतलब ये है कि आया मैं इसको रिपेयर करूं या मैं रिएक्टर नया लगा लूं, ठीक। इसकी मेंटेनेंस या प्रेशर वेसल को मैं रिप्लेस करूं या रिपेयर करूं, किसकी प्राइस कम है। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्रोहिबिटिव। कीमत इतनी होगी कि इसको करना जो होगा वो ना करने से बेहतर है। ये तो एक मसला है। दूसरी साइड क्या है कि जो पावर पावर प्लांट्स की यूटिलिटी कंपनीज प्राइवेट कंपनियां हैं, वो एक पावर प्लांट को 50 साल से चला रही हैं, 40 साल से चला रही हैं। अगर वो उसी प्लांट को 4, 5, 6, 7 साल और चला लेंगे तो क्या होगा, उसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो 50 साल पहले की थी, वो 10 साल और बिजली के बिल आपसे ले लेंगी। तो many utility companies are requesting for re-licensing of the reactors for next so many years, ठीक है ना। वो चाहती हैं कि और चला लें। अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपने चेक करना है कि क्या रिएक्टर प्रेशर वेसल में वो नुकसान हुए या नहीं हुए जो हमने डिस्कस किया। क्या उसके डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर इतना ऊपर आ चुका है या नहीं आ चुका। डैमेज कितना हुआ रेडिएशन, ये कौन बताएगा, ये आप बताएंगे, ये मटेरियल साइंटिस्ट बताएंगे। तो आपकी सर्विस चाहिए होगी कि आप इसकी स्टडी करें, इसके रेडिएशन एम्ब्रिटलमेंट की, इनकी, और आप ये बताएं कि डैमेज किस किस्म का हुआ है, कितना हुआ है, ठीक। आप एक्सपेरिमेंट करें, ये देखें कि आया इसका कोई छोटा सा हिस्सा मैं लूँ कहीं, जो इसमें शुरू से कुछ मटेरियल इसीलिए रख दिए जाते हैं कि उनके रेडिएशन डैमेज को आप के साथ साथ स्टडी कर सकें, ठीक। तो ये किस चीज के बने हुए होते हैं, रिएक्टर प्रेशर वेसल्स का मटेरियल क्या होता है। रिएक्टर प्रेशर वेसल्स इन लाइट वाटर रिएक्टर्स आर मेड ऑफ लो एलॉय फेरेटिक स्टील्स, ठीक। लो एलॉय फेरेटिक स्टील्स, इसे एब्स्ट्रैक्ट पर आ जाएं कि लो एलॉय में निकल होता है कुछ, ठीक, निकल होता है। फॉस्फोरस की लिमिट 3rd डेसिमल प्लेस पे, कॉपर की लिमिट 2nd डेसिमल प्लेस पे। तो बहुत ज़्यादा अलाइंग एलिमेंट क्यों नहीं रख सकते, आपने एक तफसील से पढ़ा है कि न्यूट्रॉन्स जो है मटेरियल के साथ क्या क्या कुछ नहीं करते। हर चीज़ का क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है ना। हर चीज़ के फिर इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम चीज़ों को सिंपल सिंपल रखते हैं जितना हो सकता है। लेकिन फेरेटिक का एक नुकसान भी है। फेरेटिक क्या है कि करोजन के लिए
तो इसके अंदर फिर एक शेल, एक क्लैडिंग लगा देते हैं, क्लैड एक पतली सी क्लैडिंग लगा देते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील की, ताकि जो पानी से टच हो रहा है इलाका वो करोजन रेजिस्टेंट हो और बाहर का इलाका जो इन सब का लोड बर्दाश्त कर ले। ठीक, ये क्लैडिंग है। ऑपरेटिंग कंडीशंस इसकी कुछ है, एक दरमियाना टेम्परेचर है। फ्लुएंस, जिस किस्म के भी अब न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, कब से निकले हैं, ओवर डिकेड्स निकले हैं। डिकेड टाइम इनटू फ्लुएंस क्या बनती है, टाइम इनटू फ्लक्स क्या बनता है, फ्लुएंस बनती है हमारे पास, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स की अगर हम लगा लें एनर्जी भी हमें पता चल जाए तो क्या बन जाता है, डीपीए बन जाता है। तो डीपीए इसका नॉन। चेंजेस कौन से आते हैं, अब जो कुछ आपने इस मॉड्यूल में रेडिएशन डैमेज और रेडिएशन इफेक्ट में जो चीज़ें पढ़ी हैं वही सारे चेंजेस आते हैं, उसी तरतीब से आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेडिएशन डिफेक्ट्स, ठीक, आपने तफसील से पढ़े हैं। वैकेंसीज हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल्स हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं, डिसलोकेशन लूप्स मुख्तलिफ टाइप की हैं, इम्प्योरिटी एटम्स हैं, इंटरस्टी और क्या सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स हैं, फिर इनके क्लस्टर्स हैं, उसके बाद इम्प्योरिटी वैकेंसी क्लस्टर्स, अपने क्लस्टर्स, इनके क्लस्टर्स। फिर क्या है, इंटरग्रैनुलर सेग्रीगेशन, बाउंड्रीज के ऊपर, ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर जो सेग्रीगेशन है, ये तो हमने पढ़ी थी ना, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स, प्लानर डिफेक्ट्स पे भी, और फिर वॉल्यूम डिफेक्ट्स पे भी होती है, वो भी आएंगे अभी। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में, कि फेज डिसोल्यूशन और फेज प्रिसिपिटेट डिसोल्यूशन एंड प्रिसिपिटेशन दोनों चीजें हो जाती हैं, तो वेरियस प्रिसिपिटेशन पॉपुलेशंस जनरेट हो जाती हैं। ये वो सारे डिफेक्ट्स हैं जिन पे आपने एज ए मटेरियल साइंटिस्ट नज़र रखनी है कि आया अब इस प्रेशर वेसल के साथ ये चीज़ें कितनी बर्दाश्त और हो सकती हैं, कितनी हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो ये सब चीज़ें, इनका मेजर इम्पैक्ट क्या है जो नुकसानदेह है, खुदा ना खास्ता अब एम्ब्रिटलमेंट आउट ऑफ रीच ना, दैट इज द मेजर कंसर्न। ठीक, जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो करते क्या हैं, जो हमने प्रिसिपिटेशन पढ़ी थी ना, प्रिसिपिटेशन इन लो एलॉय फेरेटिक स्टील्स, ये कॉम्पोजिशन हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड में। मटेरियल किसका है, रिएक्टर प्रेशर वेसल का, इन लाइट वाटर रिएक्टर्स। जो कॉम्पोजिशन ये वाली और फ्लुएंस, यानी फ्लुएंस हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम क्या है और कितने अरसे वो उन्होंने इफेक्ट डाले, डीपीए क्या है। इन दोनों चीज़ों की वजह से, कॉम्पोजिशन और रेडिएशन डैमेज की वजह से, कॉपर फॉर्म्स वेरी फाइन कोहेरेंट प्रेसिपिटेट्स। ये वाला याद है आपको कि कॉपर ऐसी साइट्स पे जाके यहाँ बैठ जाता है, ईपीएम्स में है, छोटे छोटे ऐसे क्लस्टर्स बना लेता है, तो क्या करते हैं, जो स्ट्रेन कर देते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, और मजीद ये कि अगर कॉपर के साथ और भी जो इसके अंदर इम्प्योरिटी एटम्स है जो जनरेट हो गए या मौजूद है, आइदर वे, वो क्या करते हैं, वो इस हार्डनिंग इफेक्ट को इनहेंस करते हैं, वो लॉक कर देते हैं इन चीज़ों को। Phosphorus segregates at grain boundaries or precipitate matrix interface. Phosphorus जो क्या है, सरफेस एक्टिव है, जहां सरफेस मिलेगी वहां जाके जमा हो जाएगा। फॉस्फोरस कितना है, ये ऑलमोस्ट पार्ट्स पर मिलियन में है, ठीक है ना, एवरेज। लेकिन अगर इस छोटी जगह पे जमा होना शुरू हो जाए तब तो ये फिर पार्ट्स पर मिलियन में नहीं रहेगा, फिर तो ये फिर ऐसा इतनी इतनी क्वांटिटी में आ जाएगा कि ये यहाँ पे कोई अपने ये प्रिसिपिटेट्स तक बना ले, तो फॉस्फोरस में सेग्रीगेट एट ग्रेन बाउंड्रीज, वो नुकसान है, ठीक है ना। इसकी स्टडी किस चीज से हो सकती है, एटम प्रोब एनालिसिस से, ये स्पेशल टेक्निक है जिससे कि हम छोटी छोटी जगहों पे जाके उनकी कंपोजिशन देख सकते हैं। दिस इज पॉसिबल विद ए वेरी स्पेशल टेक्निक। इसका प्रोब साइज जो है वो SEM और TEM से ज्यादा फाइन होता है। ये सब चीजें करती क्या है, ये चेंज करती हैं डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर की अपर शेल्फ एनर्जी। तो ये कितना नुकसानदेह है, कितना ड्रास्टिक है, आप देख चुके। ठीक, इरेडिएशन टेम्परेचर, हायर इरेडिएशन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन लेस एम्ब्रिटलमेंट। ये तो आपको समझ आ रहा होगा ना,
कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर ये डिफेक्ट्स जो होते हैं ये खुद ही अनील आउट हो जाते हैं, इन रिएक्टर अनीलिंग हो जाती है। ज़्यादा मसला कहाँ है? इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स के। ये अब मिसालें हैं। ये क्या चीज़ है कि जब मैंने ये मेरे पास एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर क्या है? इम्पैक्ट टेस्टिंग। अगर ब्रिटलनेस आएगी तो कितनी एनर्जी लेगा तो मटेरियल टूट जाएगा, ज़्यादा एनर्जी लेगा तो डक्टाइल है, कम एनर्जी लेगा तो ब्रिटल है। और मेरा टेस्ट टेम्परेचर ये बता रहे हैं डक्टाइल टू ब्रिटल कहाँ पर है। तो अगर मैंने जो नया मटेरियल लगाया था ये अनइरेडिएटेड मटेरियल है, ये वाला ठीक अनइरेडिएटेड, ये उसका डाटा है। तकरीबन तकरीबन ये जो कमी आनी शुरू हुई डक्टिलिटी में वो 0 के आसपास है और रियल ट्रांजिशन जो है वो -50 से नीचे है। ठीक है, तो काफ़ी सेफ है। इरेडिएशन ने क्या किया? एक तो अपर शेल्फ को कहाँ से कहाँ ले आया, यहाँ से अपर शेल्फ को यहाँ नीचे ले आया। दूसरा काम क्या किया, ये ट्रांजिशन को यहाँ से उठा के वो यहाँ ले आया। ये एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं जो यहाँ प्लॉट फॉर दिस फ्लुएंस। तो ह्यूज डैमेज किया है रेडिएशन। अब मैं अगर इसको थर्मल अनीलिंग कर लूँ, इसको मैं अनील कर लूँ, पोस्ट इरिएडेटेड अनीलिंग एट 490 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरा अपर शेल्फ जो था यहाँ पहुँच गया। ठीक हो गया, अपर शेल्फ मेरा ह्यूज हो गया। शुरू मुझे लगा था उससे भी बेहतर हो गया। शुरू में जो मैंने मटेरियल डाला था मेरा इरिएडेटेड होके जो अनीलिंग हुई है उससे भी बेहतर हो गया। ठीक, लेकिन जो ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ पे -70 -80 के करीब था, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर उतना अच्छा नहीं रहा, वो 0 के आसपास है, तो यहाँ पर कहीं है, सॉरी 0 से नीचे -30 पर है, -70 से -30 हो गया। ये कब हुआ है? जब मैंने रिएक्टर प्रेशर वेसल को 50-60 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद उसकी अनीलिंग कर ली 490 के ऊपर, तो अपर शेल्फ बहुत अच्छा हो गया और जो मेरे पास ये ट्रांजिशन थी वो काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन ओरिजिनल जैसी नहीं गई। ठीक, तो पोस्ट इरेडिएशन एनीलिंग ऑफ रिएक्टर प्रेशर वेसल्स कितने घंटे? 150 घंटे लीड्स टू कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी इवन आफ्टर वेरी हाई फ्लुएंस। ठीक ठीक, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अब एम्ब्रिटलमेंट मेरे पास काफ़ी कम हो गई, मिनिमाइज हो गई। एम्ब्रिटलमेंट यहाँ हो रही थी, अब ये यहाँ पर हो गई। ठीक, ये गौर किया आपने कि अपर शेल्फ जो था वो पहले से भी बेहतर क्यों हो गया? कोई गैस है? एक अच्छा एग्जाम का सवाल है कि अपर शेल्फ पहले से भी बेहतर हो गया। उसका जवाब ये है, इस वाई का जवाब, कि ओरिजिनल मटेरियल जो लगाया था उसमें थोड़ी बहुत सेग्रीगेशन होगी इस केस में। फॉस्फोरस सेग्रीगेटेड टू सम एक्सटेंट बिफोर इरेडिएशन। तो आपने जो अनील किया है उसको इसके ऊपर, और अब इसमें डिफेक्ट्स भी हैं, तो कॉपर को हिलने जुलने की जगह मिल गई, डिफ्यूजन की जगह मिल गई, और अब ये चीजें अनील आउट हो गई, ये बराबर हो गई। घोड़ा गधा एक ही लाइन में आके खड़ा हो गया। इन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील्स हीलियम एम्ब्रिटलमेंट, ये तो जो आपने वापस ले आए ना, अब एक आखिर में वो डिफेक्ट्स पढ़ लें जो वापस नहीं आ सकते। और वो क्या चीज़ है? वो आपको याद होगा कि अगर वॉइड्स के अंदर हीलियम घुस जाए तो क्या बनती? कैविटीज बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? ये रिएक्शन भी आपका पढ़ा हुआ है कि बोरॉन में अगर एक न्यूट्रॉन घुस जाए तो ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है, लिथियम बन जाती है और हीलियम निकल आती है। निकल में अगर हो तो 2 स्टेज के अंदर एब्सॉर्बेंस, न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन, निकल 58 का भी अच्छा है, निकल 59 का भी रीजनेबल है। तो दोनों केस में इसमें ये घुसेगा तो ये निकल 59 बन गया, और एक और घुस गया तो अब ये बर्दाश्त नहीं कर सका इतना बोझ, ये टूट गया और हीलियम और ये आयरन बन गया। ठीक, तो हीलियम के सोर्सेस भी हैं। ये कहाँ पर है? सुपर एलॉयज में भी है ये, और ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में भी है। और बोरॉन का है ये पॉइजनिंग इफेक्ट जहाँ हमें देना होता है, कंट्रोल जहाँ करना होता है बोरिक एसिड वाला। Reaction occurs in fast and thermal neutrons, although with different cross sections obviously. तो फास्ट ब्रीडर्स के अंदर ये वाली जो ट्रांसम्यूटेशन है ये बहुत प्रोमिनेंट है, 3 times हायर। ठीक है ना, न्यूट्रॉन फ्लक्स इसमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी वाला।
हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रॉन फ्लुएंस। फ्लुएंस आप जानते हैं, अलॉय कॉम्पोजिशन। निकल और बोरॉन की मिसाल हमने देखी। एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या करता है? हीलियम को मोबिलिटी दे देता है। हीलियम इज इनसॉल्युबल इन मेटल्स, टेंड्स टू प्रेसिपिटेट इनटू बबल्स एट कौन सा टेम्परेचर? जिस टेम्परेचर पे वो हिलजुल कर सके। अनीलिंग डज नॉट एलिमिनेट। अगर एक दफा हीलियम किसी कैविटी में घुस गई तो अब अनीलिंग से हीलियम तो जाने से नहीं। इवन इफ द, अगर स्ट्रेंथ आ भी जाएगी तो डक्टिलिटी नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ तो आ गई, बल्क तो ठीक हो गया, लेकिन जो प्रेशर पॉइंट्स थे, डक्टिलिटी जहाँ से क्रैक ने इनिशिएट होना था, वो क्रैक्स तो अब आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? ऑलरेडी आ चुके होंगे। और इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एम्ब्रिटलमेंट, हीलियम एम्ब्रिटलमेंट थ्योरीज, कि अगर कोई ग्रेन बाउंड्री है और ग्रेन बाउंड्री पे एक बबल बन गया तो ये जो प्रेशर लगाएगा वो ग्रेन बाउंड्री को क्रैक कर देगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हीलियम ने वहां बनना है जब बोरॉन हो। बोरॉन कहाँ बन जाती है? जहाँ मेटल कार्बोनाइट्राइड्स होती है, बोरोकार्बाइड्स होती है, बोरोकार्बाइड्स, मेटल बोरोकार्बाइड्स। इसके प्रेसिपिटेट अगर कहीं मौजूद हैं तो क्या होगा कि बोरॉन से हीलियम बनी और उसी इंटरफेस के ऊपर ये न्यूक्लिएट हो गया। तो ये क्या करेगा कि अगर ये न्यूक्लिएट हो गया तो मैट्रिक्स और इस प्रेसिपिटेट की सरफेस में डीकोहेजन कर देगा, इनकी सरफेसेस में जुदाई क्रिएट कर देगा, डीकोहेजन करेगा, लैक ऑफ कोहेजन। तो ये क्रैक यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तीसरा क्या कर सकता है? तो खुद ये बबल बन के अपना प्रेशर डालते, हीलियम बबल्स जो है वो ग्रेन बाउंड्री पे प्रेशर डालते। तो और ये एक रिसर्च स्टडी है जहाँ से कुछ लिए हुए भी है मैंने तस्वीरें। ये टीएम स्टडी है। एक आयरन 25% निकल 15% क्रोम अलॉय, ठीक है ना। ये स्टेनलेस स्टील है, ये हाई क्रोम हाई निकल। और इसमें आयन इम्प्लांटेशन के जरिए हीलियम को आर्टिफिशियली डाला है ताकि देखें कि वो कहाँ जाती है। आयन इम्प्लांटेशन एक अच्छी टेक्निक है। हाई एनर्जी बीम्स का एक फ्लक्स डालते हैं और ये एटम हाई एनर्जी की वजह से मटेरियल की सतह पे घुस जाते हैं, ठीक। तो ये एक्सेलरेटर्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं। पाकिस्तान में भी मौजूद है, एनसीपी में एक्सेलरेटर। शायद इतनी एनर्जी का शायद ना हो कि वो हीलियम के आयंस को घुसा दे। क्रीप रप्चर, अब उसके बाद ये करने के बाद क्रीप रप्चर उसकी टेस्टिंग हुई थी मटेरियल की। तो जो हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के रिजल्ट्स हैं वो ये देख लेते हैं कि ए में सेकेंडरी मेटल एक्स पार्टिकल, एक्स जो है क्या है? एक्स कोई भी एलॉइंग एलिमेंट है। इस केस में बोरोकार्बाइड भी हो सकता है। मेटल कार्बाइड्स, ये एमसी कार्बाइड्स होते हैं, हाई टेम्परेचर कार्बाइड्स होते हैं। तो यहाँ जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, ये सफेद सफेद डॉट्स, ये वाले छोटे छोटे, ये बबल्स हैं, ये बबल्स हैं, हीलियम के बबल्स हैं। प्राइमरी, अब सेकेंडरी तो छोटे थे, प्राइमरी जो कार्बाइड्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, इनका साइज भी बड़ा होता है। ये देखें इनके साथ, इनकी बाउंड्री के ऊपर ये ठीक बबल्स। M23C6 कार्बाइड्स, या ये वो वाली कार्बाइड्स हैं जो कि ड्यूरिंग प्रोसेस जनरेट होती हैं विद टाइम, इनके ऊपर भी बन रहे हैं और ये ग्रेन बाउंड्रीज पे बन रहे हैं। तो ये मिसाल थी। कोई सवाल है आप लोगों का तो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है किसी का?